हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने एक ऐसे स्ट्रक्चर का यूज़ किया है जो हम अपने डेली लाइफ में अक्सर बोलते रहते हैं और इस स्ट्रक्चर का यूज करके हम अपने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में अपने इंग्लिश ट्रांसलेशन को मजबूत बना सकते हैं। वाक्यों से जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे हमारा पहला वाक्य है, मेरा भाई फालतू में इस झंझट में पड़ रहा है। दूसरा वाक्य है, तुम किसी झंझट में मत पड़ जाना। तीसरा वाक्य है, मैं किसी झंझट में नहीं पड़ूंगा। चौथा वाक्य है, हम किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं। पांचवा वाक्य है, तुम्हें किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। छठा वाक्य है, लगता है वह किसी झंझट में पड़ गया। और सातवां वाक्य है, वह फालतू में इस झंझट में क्यों पड़ गई। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को देखने पर यह लगता है कि हम इस तरह के स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार के टेंस में यूज कर सकते हैं। तो जिस तरह का टेंस रहेगा, जिस टेंस का वाक्य रहेगा, उसी टेंस में हम अपने इस स्ट्रक्चर का यूज करके वाक्यों को आसानी से क्या करेंगे, बना लेंगे। तो जैसा कि स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जो स्ट्रक्चर यूज किया गया है उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के यूज करने के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद गेट आएगा और गेट टेंस के हिसाब से गेट गॉट, और फिर जो है गेटिंग का यूज कर लेंगे टेंस में, जिस टेंस में वाक्य रहेगा। तो गेट इनटू अ मेस और प्लस ऑब्जेक्ट, यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे और उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज करके जो है हम अपने वाक्यों को बना लेंगे। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर का यूज करते हुए आइए हम शुरू करते हैं एक एक करके वाक्यों को और इन एग्जाम्पल्स को हम समझते हैं। मेरा भाई फालतू में झंझट में पड़ रहा है। अब यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और इसमें एक शब्द और भी आया है फालतू में। तो फालतू के लिए हम किस फ्रेज का यूज करेंगे वह आगे अभी स्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है मेरा भाई, तो हम इसके लिए लिखेंगे माई ब्रदर और फिर हेल्पिंग वर्ब हमारा है तो इसके लिए हम इज का यूज कर लेंगे। तो माई ब्रदर इज, और फिर चूंकि यह कंटिन्यूअस में है तो गेट को गेटिंग कर देंगे। तो माई ब्रदर इज गेटिंग इनटू, और फिर यहाँ जो है हम अ का यूज तब करेंगे जब एक हो कि एक झंझट में पड़ रहा है तो वहाँ अ का यूज करेंगे, और नहीं अन्यथा अगर इस आया है, उस आया है या और कोई शब्द आया है तो हम अ की जगह जो है दिस दैट या दिस दो जो भी रहेगा उसके हिसाब से हम उसको यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे माई ब्रदर, मेरा भाई। हमारा वाक्य जो बनेगा यह हो जाएगा माई ब्रदर और फिर हेल्पिंग वर्ब हमारा है इज, तो माई ब्रदर इज, और पढ़ रहा है तो गेटिंग, माई ब्रदर इज गेटिंग, माई ब्रदर इज गेटिंग, और गेटिंग के बाद हम यूज कर लेंगे माई ब्रदर इज गेटिंग इनटू, गेटिंग इनटू, और फिर इस झंझट में तो इनटू दिस मेस, तो माई ब्रदर इज गेटिंग इनटू दिस मेस। और फालतू में, तो फालतू में के लिए हम यूज करेंगे फॉर नो रीजन। क्या यूज करेंगे? फॉर नो रीजन। फालतू में के लिए हम जो फ्रेज का यूज करेंगे फॉर नो रीजन का यूज करेंगे। तो माई ब्रदर इज गेटिंग इनटू दिस मेस फॉर नो रीजन, माई ब्रदर इज गेटिंग इनटू दिस मेस फॉर नो रीजन। हमारा अगला वाक्य है, तुम किसी झंझट में मत पड़ जाना, तुम किसी झंझट में मत पड़ जाना। अब यहाँ पर देखिए यह एक तरह से एडवाइस दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है, और यह इम्परेटिव सेंटेंस है। और चूंकि इसमें वाक्य में तुम लिखा भी हुआ है तो हमको बनाने के लिए इस वाक्य को इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए हम यू से वाक्य को आसानी से शुरू कर सकते हैं, अन्यथा डोंट से भी हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यू डोंट, और पढ़ जाना तो क्रिया का यहाँ फर्स्ट फॉर्म गेट का ही रहेगा, यू डोंट गेट इनटू। अब चूंकि यहाँ आया है किसी, तो किसी के लिए हम एनी का यूज कर लेंगे, एनी का यूज करेंगे। यू डोंट गेट इनटू एनी मेस, यू डोंट गेट इनटू एनी मेस। तो यू हो गया, तुम हमारा सब्जेक्ट हुआ, गेट इनटू मेस यानी झंझट में
पढ़ जाना, और किसी के लिए एनी का यूज करेंगे, यहाँ सम का यूज नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं जब वाक्य निगेटिव रहता है तो निगेटिव में हम किसी के लिए एनी का ही यूज करते हैं, सम का यूज नहीं करते। तो यू डोंट गेट इनटू एनी मेस, तुम किसी झंझट में मत पड़ जाना। हमारा तीसरा वाक्य है मैं किसी झंझट में नहीं पड़ूंगा। अब यहाँ पर देखें यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो मैं किसी झंझट में नहीं पड़ूंगा, तो हमारा सब्जेक्ट है मैं, तो मैं पहले लिखेंगे और फिर हमारा जो है आ जाएगा आई शैल नॉट, और उसके बाद गेट इनटू, आई शैल नॉट गेट इनटू एनी मेस, आई शैल नॉट गेट इनटू एनी मेस, मैं किसी झंझट में नहीं पड़ूंगा। आई शैल नॉट गेट इनटू एनी मेस, मैं किसी झंझट में नहीं पड़ूंगा। फिर हमारा चौथा वाक्य है हम किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं। अब यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो हम जो है हमारा पहले सब्जेक्ट है हम, तो हम लिखेंगे वी लिख लिया, सब्जेक्ट हमारा वी हो गया, और किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो वी डोंट वांट, चाहना के लिए वांट हो गया, तो वी डोंट वांट, और फिर हमारा हो जाएगा गेट इनटू, और फिर किसी के लिए एनी हो जाएगा, तो वी डोंट वांट गेट इनटू एनी मेस। हमारा वाक्य क्या बना, वी डोंट वांट गेट इनटू एनी मेस, हम किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो यह हो गया वाक्य चौथा। पांचवा वाक्य है तुम्हें किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे तुम्हें किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। हमारा सब्जेक्ट है यू, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे यू, और चाहिए के लिए हो जाएगा शुड। यह एक तरह से सलाह है, तो सलाह के लिए चाहिए अर्थ में हम शुड का यूज कर लेते हैं। तो यू शुड, और फिर नॉट नहीं, यू शुड नॉट। अब आएगा किसी झंझट में पड़ना, तो यू शुड नॉट गेट इनटू एनी मेस, यू शुड नॉट गेट इनटू एनी मेस, तुम्हें किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। यू शुड नॉट गेट इनटू एनी मेस, तुम्हें किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। अगला वाक्य है लगता है वह किसी झंझट में पड़ गया। अब यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए हम जो है यहाँ पर यूज करेंगे क्रिया का यानी गेट का सेकंड फॉर्म। तो अब यहाँ पर हो जाएगा लगता है, तो पहले हम इसी को लिखेंगे, चूंकि लगता है तो इट सेम्स लगता है, और फिर लगता है यहाँ की छिपा हुआ है तो हम यूज करेंगे दैट का, इट सेम्स दैट, और फिर हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया ही, तो इट सेम्स दैट ही गॉट इनटू, यहाँ पर यूज क्या करेंगे ही गॉट इनटू, गेट का गॉट हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, ही गॉट इनटू अ मेस, लगता है वह किसी झंझट में पड़ गया, तो इट सीम्स दैट ही गॉट इनटू अ मेस। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे इट सीम्स दैट ही गॉट इनटू अ मेस, लगता है वह किसी झंझट में पड़ गया। हमारा सातवां वाक्य है वह फालतू में इस झंझट में क्यों पड़ गई। अब यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, तो पहले हम क्यों का लिखेंगे और फिर यहाँ पर हो जाएगा वाई और फिर डिड लगा लेंगे, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो वाई डिड शी, फिर हो जाएगा हमारा गेट इनटू, वाई डिड शी गेट इनटू अ मेस। सारी यहाँ चूंकि दिस आया हुआ है इसके लिए, तो हम यहाँ पर दिस का यूज कर लेंगे, अ का यूज नहीं करेंगे। तो वाई डिड शी गेट इनटू दिस मेस, फालतू में, तो फालतू में के लिए लिखेंगे फॉर नो रीजन।
वाई डिड शी गेट इन टू दिस मैच फॉर नो रीजन, वह फालतू में इस झंझट में क्यों पड़ गई। तो इस तरह से आपने 7 सेंटेंसेस के माध्यम से इस स्ट्रक्चर का यूज करके, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज करके आपने इस तरह के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में सीखा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया है, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए, और आप लाइक करना न भूलें, कमेंट करना न भी भूलें। लाइक और कमेंट करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो सो आई रिक्वेस्ट यू टू कमेंट, टू लाइक एंड टू प्रेस। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रकरण के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।